Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Anvi Sharma and in this particular video आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस प्रिपरेशन में आना चाहते हैं, साथ ही इस प्रिपरेशन में हैं, स्टिल दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी और ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, इंक्लूडिंग मी। सबसे पहले आपको जो बहुत सारे ऐसे टीचर्स रहेंगे, बहुत सारा ऐसा सजेशन रहेगा या फिर सेल्फ स्टडी या फिर आपकी जो यूट्यूब वीडियोस के मटेरियल्स रहते हैं उनमें आप ये बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स करनी है, आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, इन सारी चीज़ों को कवर अप करना है और इसके साथ ही आप अपनी प्रिपरेशन में वेल डन हो। बट मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल ये भूल जाते हैं कि आप अगर अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट नहीं करते हो तो आप बहुत बड़ी लाइन को छोड़ रहे हो। आपको सिलेबस क्यों कंप्लीट करना है, वाई दिस इज एसेंशियल टू कंप्लीट योर सिलेबस फर्स्ट। सो इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ कि सिलेबस क्यों ज़रूरी है पढ़ना। देखो, क्योंकि सभी को पता है कि यूपीएससी का जो सिलेबस रहता है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट रहता है, बहुत ही ज़्यादा लंबा सिलेबस रहता है और अगर हम अपने सिलेबस को अपने हाथ में लेके चलते हैं, उस पर एक टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करके चलते हैं तो हमको ये रहता है कि हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को कवर किया। जब वैसे देखा जाए तो यूपीएससी इज़ अ वेरी वास्ट सिलेबस। तो आपको जब भी कोई आप नई चीज़ पढ़ते हो तो आपको यही लगता है कि यार ये शायद मेरे यूपीएससी सिलेबस से मिलता जुलता है तो मुझे इसको भी पढ़ लेना चाहिए। और हमको ये आइडिया नहीं रहता है क्योंकि यूपीएससी में ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं। आपको पॉलिटिक्स से लेके इकोनॉमिक्स से लेके एनवायरनमेंट से लेके इंडियन आर्ट एंड कल्चर, स्कल्पचर, हर एक चीज़ को कवर करना पड़ता है। तो आप ये इस चीज़ में भूल जाते हो कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है और एक्चुअल में छोड़ना क्या है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको सिलेबस वाइज चीज़ों को कवर करते हो तो आपको एक आइडिया रहता है कि अच्छा ये वाले टॉपिक्स को मैं कवर कर चुकी हूँ, अब मुझे नेक्स्ट पे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। तो सिलेबस के साथ अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है कि अच्छा ये वाली चीज़ मैंने कवर कर ली है और मुझे ये रिमेनिंग चैप्टर्स कवर करने हैं। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो आपको एक क्राइटेरिया रहता है कि मैंने यूपीएससी का सिलेबस कवर करके रखा हो। आई नीड टू फोकस ओनली इन द जो एग्ज़ाम हॉल में आपके क्वेश्चंस हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं आप लोगों के साथ आज इस तरीके से कुछ मेरा जो सिलेबस है उसको मैंने प्रिंट आउट किया है, इसको आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल रहते हैं जो प्रीलिम्स का अलग बनाते हैं, मेंस का अलग बनाते हैं, बट जो चीज़ मिक्सचर में रहती है ना वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। प्रीलिम्स में आपके फैक्ट पूछे जाते हैं और मेंस में उसका डिस्क्रिप्टिव आंसर पूछा जाता है। तो दोनों को एक तरीके से कवर अप करना, दोनों को साथ में लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें प्रीलिम्स का मैं अलग से बताऊंगी और मेंस का अलग से बताऊंगी। बट मेनली जो मैं कवर करती हूँ दैट इज़ अबाउट मेंस, क्योंकि मेंस से ही आपका छोटा छोटा पार्ट जो रहता है वो प्रीलिम्स का निकलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर फोकस करते हैं प्रीलिम्स पे, तो प्रीलिम्स में आपके करंट इवेंट्स जो रहते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके करंट अफेयर्स जो रहते हैं इसके लिए सबसे द बेस्ट सोर्स रहता है द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। और आपकी जो मंथली मैगजीन, आपकी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो फ्री में भी प्रोवाइड कराती हैं और एक लो कॉस्ट पर भी प्रोवाइड कराती हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हो। मेरे पास एक द हिंदू का एडिशन है जो न्यूज़पेपर है, ऑनलाइन न्यूज़पेपर आता है, मैं उसको कवर अप करके चीज़ों को हाईलाइट करके पढ़ती हूँ और साथ ही जो आपकी मंथली मैगजीन्स रहती हैं उनको भी फॉलो करती हूँ। दूसरा हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया की और इंडियन नेशनल मूवमेंट की। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बेसिकली आपकी वही सारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपका वैदिक कल्चर, मॉडर्न पीरियड, गुप्ता पीरियड, दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर और फिर इंडिया को फ्रीडम कैसे मिली, ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी पड़ती हैं। बेसिकली 3 पार्ट्स में कवर करनी पड़ती हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इन सारी चीज़ में कवर करनी पड़ती हैं। साथ ही आपके जो फ्रीडम फाइटर एसोसिएटेड रहते हैं उनको भी आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड वे में कवर करना पड़ता है। इन सेंस आपके जो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई वहाँ पे आपके जो मॉडरेट्स थे जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह, ये वाले जो लोग थे और फिर एक्सट्रीमिस्ट अरविंदो घोषो, लोकमान्य तिलक, ये सारे जो लीडर्स थे वो एक्सट्रीमिस्ट से एसोसिएटेड थे। साथ ही फिर आपकी जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चलाई गई थी उनसे रिलेटेड, फिर होम रूल जो आपका मूवमेंट चलाया गया था बेसिकली एनी बेसेंट और तिलक से रिलेटेड, ये सारे आपके जो फ्रीडम फाइटर्स रहते हैं फ्रॉम 1857 टू 1947 हमारी फ्रीडम तक जो फ्रीडम फाइटर्स रहते हैं, महात्मा गांधी ऑल्सो, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जो मिलिट्री से एसोसिएटेड हैं, इन सारी चीज़ों को आपको कवर अप करके चलना पड़ता है हमारी इंडियन हिस्ट्री में। और हिस्ट्री कभी कभी पढ़ने में बोरिंग लग जाती है, बट इससे हमें एक नॉलेज मिलती है, एक कंपायर होता है कि अगर हमारी हिस्ट्री इस तरीके से लिखी गई है तो हम उसको और ज़्यादा इनोवेटिव वे में किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड हम जो बात करते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की, क्योंकि हम जिस लैंड पे रह रहे हैं अगर हमें उसी के बारे में जानकारी नहीं है, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की, कहाँ से हमको जो रेयर अर्थ मिनरल्स रहते हैं, हमारी जो रिवर है किस तरीके से हमें बेनिफिशियल रहती है, हमारे लिए बेनिफिशियल रहती हैं, और माउंटेनियस जो चीज़ें
रहती हैं और अलग अलग तरह की जो वॉल्केनिक इरप्शन, नेचुरल डिज़ास्टर, ये सारी चीज़ें हमारी ज्योग्राफी में कवर की जाती हैं। इसके साथ ही हम इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की बात करते हैं। बेसिकली द मेन पॉइंट इज़ कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो मोस्टली आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा विद द पब्लिक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द बेटर गवर्नेंस। आज के टाइम पर देखा जाए तो डिजिटल फॉर्म में आपकी ई गवर्नेंस को ज़्यादातर प्रमोट किया जाता है, जिसमें आपके कुछ फैक्टर्स रहते हैं जैसे अकाउंटेबिलिटी रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है और पब्लिक ग्रीवांसेस रहते हैं। इनको टैकल करना, इनको रिड्रेसल करना, ये सारे परफॉर्मेंस आपके गवर्नेंस में बेसिकली कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स में आपको वही सारी बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना पड़ता है, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी पड़ती है, रेपो रेट्स पढ़ने पड़ते हैं और रिजर्व रेपो रेट पढ़ने पड़ते हैं, कैश रिजर्व रेशियो पढ़ना पड़ता है। ये सारी चीज़ें बैंक से एसोसिएटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती हैं। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके से चल रही है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से चल रही है, आपकी FDI किस तरीके से है, आपकी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से है, कौन ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, आपका मनी डेप्रिएशन किस तरीके से होता है। फिर जैसे करंट पे देखा जाए तो जो आपका $1 है वो 90 रुपीज़ के अराउंड पहुंच चुका है, तो इससे एसोसिएटेड सारी चीज़ों को कवर करना पड़ता है। फिर जनरल इशूज़ ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी। एनवायरनमेंट इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ PSC सिलेबस और बेसिकली देखा जाए कि हमको अगर एक सिलेबस के नाते ना देखा जाए तो हमें एक सिविलाइज्ड इंसान के नाते अगर हम इस सिलेबस को देखते हैं और इस टॉपिक को देखते हैं तो हमारे आसपास की चीज़ों को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, किस तरीके से हम इसको कंजर्व करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं और इन पर किस तरीके से फोकस करते हैं। हमारी जो मतलब एक तरीके से इकोनॉमिक डाइवर्सिटी रहती है, जो हमारी फूड चेन वगैरह रहती है, फूड वेव वगैरह रहती है, उसको किस तरीके से कंजर्व करके रखना है। जो हमारे एनिमल्स हैं उनके राइट्स होते हैं, जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स होते हैं उस तरीके से एनिमल्स राइट्स रहते हैं, उनको कैसे प्रिजर्व करके रखना है, फॉरेस्ट पे किस तरीके से काम करना है। हम आज के टाइम पे देखते हैं कितने ज़्यादा हीट वेव जनरेट होते हैं, क्लाइमेट एक्शंस निकल के आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, तो उन सारी चीज़ों को डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारा इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट को पढ़ना इसीलिए एसेंशियल हो जाता है कि आप अपने सराउंडिंग में, आप अपनी टेरिटरी में किस तरीके से चीज़ों को बेटर वे में परफॉर्म कर सकते हो। फिर वही पेपर 2 की बात निकल के आती है जिसमें बेसिकली CSET का पोर्शन कवर अप किया जाता है, जिसमें इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव रहती है, जिसमें आपको एक स्टेंजा पढ़ना पड़ता है। स्टेंजा में बेसिकली कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं पुट अप, उनके आंसर्स करने पड़ते हैं, रीजनिंग भी आती है, मैथमेटिक्स भी आते हैं, एक तरीके से आपका जनरल एप्टीट्यूड रहता है। मेन जब हम बात करते हैं तो वो हमारे मेंस का सिलेबस रहता है और वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है। मेंस को बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले पेपर 1 में डिवाइड किया गया है, जिसमें ऐसे का पेपर आता है। ऐसे तो एक तरीके से अनप्रेडिक्टेबल रहता है। अगर आपको ऐसे की तैयारी करनी है तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपकी करंट के इन्वायरमेंट पे, किस तरीके का आपका एनवायरनमेंट है, आपके आसपास क्या चल रहा है। और मोस्टली आज के टाइम पे देखा जाए तो एथिकल चीज़ों को ज़्यादातर मतलब प्रायोरिटाइज किया जाता है, प्रेफरेंस उनको दी जाती है कि एथिकल जो टॉपिक्स जैसे ऑनेस्टी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी, तो एक ये ऐसी चीज़ रहती है कि इनमें आप ज़्यादा वर्डिंग को इंक्लूड नहीं कर सकते हो, ज़्यादा चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से ये एथिकल वे में कुछ जनरल कोट्स वगैरह रहते हैं जो आपके मन को मोटिवेट करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं, तो उस तरीके की चीज़ों को कवर अप करने मतलब यहाँ पे उस तरीके की चीज़ों को कवर अप किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर 2 की, जिसमें जर्नल स्टडीज़ पेपर 1 आता है। इसमें आपका इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर कवर किया जाता है, हिस्ट्री एंड द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और द वर्ल्ड लेवल किया जाता है, साथ ही आपका जो इंडियन सोसाइटी रहती है उसको कवर किया जाता है। अब वही आपके और जो मेंस का और प्रीलिम्स का सिलेबस रहता है वो अल्टीमेट सेम ही रहता है, बट आपको डेप्थ में जाना पड़ता है मेंस को लिखने के लिए। तो मेंस में बेसिकली जैसे आपकी इंडियन सोसाइटी है तो आपकी सोसाइटी का सिस्टम किस तरीके से चलता है, फैमिली किस तरीके से, जैसे आज के टाइम पर देखा जाए तो बेसिकली न्यूक्लियर फैमिली का एक जो जनरेशन चल रहा है जहाँ पे पेरेंट्स रहता है, उनके बच्चे रहते हैं। बेसिकली पहले के टाइम पर जॉइंट फैमिली का सिस्टम चलता था। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से, एजुकेशन लेवल क्या है, हेल्थ लेवल क्या है, और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कंस्ट्रक्शन किस तरीके से चल रहा है, ये सारी चीज़ें बेसिकली है इसमें कवर की जाती है। हेरिटेज और आर्ट एंड कल्चर में बेसिकली यही पढ़ना पड़ता है कि आपके यहाँ का आर्किटेक्चर कैसा है, स्कल्पचर कैसा है, लैंग्वेजेस कितनी है, म्यूज़िक कैसा है, और आपकी डांस फॉर्म्स कितने हैं, कुजीन्स वगैरह कितनी हैं, फेस्टिवल्स कौन कौन से सेलिब्रेट किए जाते हैं, पेंटिंग वगैरह, स्कल्पचर, ये सारी चीज़ें बेसिकली इसमें कवर की जाती हैं। फिर साथ ही हम बात करते हैं जनरल पेपर स्टडी 2 की। ये मेनली हाईलाइट करता है आपके पॉलिटिकल इश्यूज़ को और गवर्नेंस से एसोसिएट है, जिसमें बेसिकली आपको सोशल जस्टिस पढ़ना पड़ता है और इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना पड़ता है। जिसको भी अपना ऑप्शनल PSIR लेना पड़ता है तो उसके ये टॉपिक्स कवर हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। इकोनॉमिक भी आपका ओवरऑल थोड़ा बहुत इसमें आ जाता है, बट मोस्टली आपका जो GS पेपर 2 रहता है जो पॉलिटी से पूरा ही एसोसिएटेड रहता है वो इसमें बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। तो मेरा भी ऑप्शनल PSIR है क्योंकि इसकी स्कोरिंग भी अच्छी है और साथ में
मल्टीपल लोग इसको लेते भी हैं, और जो मुझे लेने पे मजबूर किया वो इसका सिलेबस है, क्योंकि आपको बहुत फैक्चुअल चीज़ें इसमें देखने को पड़ती है। बहुत ज़्यादा एक डायनामिक स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है कि आप कितना भी पढ़ लो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। एक बेसिक हमारी हिस्ट्री के बारे में, ब्रिटिश जो रूल चला, और क्योंकि जब हम एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में आते हैं तो हमको पॉलिटिकल फील्ड में ज़्यादातर आगे काम करना पड़ता है। तो PSIR इज़ द बेस्ट ऑप्शनल फॉर UPSC, क्योंकि आपको उसी फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में काम करना पड़ता है, और मोस्टली दैट इज़ एसोसिएटेड विद योर सोसाइटी और योर राजनीति। तो अब हम थर्ड पेपर की बात करते हैं। थर्ड पेपर में बेसिकली GS पेपर 3 है, जिसमें इकोनॉमी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। साथ ही आपका टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर, जिसमें IT सेक्टर बेसिकली निकल के आता है, आपकी बायोटेक्नोलॉजी निकल के आती है, और आपकी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ रहती हैं जिसमें बेसिकली आज के टाइम पे AI सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे निकल के आते हैं। साथ ही आपकी बायोडाइवर्सिटी भी इसी टॉपिक में आती है, जो हमने प्रीलिम्स के फैक्ट्स में देखी थी, वो भी आपकी जो GS पेपर 3 रहता है वहाँ पर निकल के आती है। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ये सारी फूड चेन, फूड वेट, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। साथ ही यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी निकल के आता है, यानी कि जो गवर्नमेंट रहता है, जैसे आपका 7th शेड्यूल है, वहाँ पे यूनियन लिस्ट और आपकी स्टेट लिस्ट और साथ ही कॉन्करेंट लिस्ट बनाई जाती हैं। तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट रहते हैं यूनियन के, फॉर एग्जांपल रेलवे रहता है, एटॉमिक एनर्जी रहता है, तो ये सारी चीज़ें उसी में इंक्लूड की जाती है। पोर्ट बनाना रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना रहता है, और एयरपोर्ट्स जो रहते हैं, पानी वाले पोर्ट्स जो रहते हैं, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो आपकी यहीं पर कवर की जाती हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल स्टडी पेपर 4 की, जिसमें आपकी बेसिकली एथिकल वैल्यूज़ जो रहती हैं, आपकी जो इंटीग्रिटी रहती है और एप्टीट्यूड रहती है, उसको क्लैरिफाई किया जाता है। इन सेंस आपका बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए जब आप एक UPSC एस्पिरेंट की जर्नी से निकलते हुए आप एक एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आ जाते हो, तो आपको अपना बिहेवियर किस तरीके से रखना है, आपकी पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करके रखना है। आपकी अगर दिमाग में कोई टेंशन चल रही है तो ये नहीं है कि आपने सामने वाले पे थोप दी उस चीज़ को। उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स कुछ अलग हो जाती हैं। तो एथिकल वे में आप किस वे में आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हो, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, किस मैनर में आप सॉल्व करते हो चीज़ों को, ये सारी चीज़ें आपकी कवर की जाती हैं एथिक्स के अंदर। तो दीज आर ऑल पेपर्स। और इंटरव्यू में बेसिकली आप प्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल ये भी रहता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका क्राइटेरिया किस तरीके से है, और आपका जो बेंच होने वाला है, जो आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं लोग, उन पे डिपेंड करता है कि वो किस फील्ड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछने वाले हैं। सबसे पहले तो वो डेप्थ से एसोसिएटेड क्वेश्चन करते हैं, साथ ही वो आपके जो PSIR, जैसे आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, तो उससे एसोसिएटेड चीज़ें भी पूछी जाती हैं। फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर एक चीज़ से पूछी जाती हैं। अगर आप एक कॉन्फिडेंट वे में उसको भी क्लैरिफाई करते हो तो ये इसको फॉलो कर लेते हैं, तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट IAS ऑफिसर। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने कुछ सपना देखा है, भले ही वो सपना पूरा हो या ना हो, ये मैं अपने ऊपर कह के चलती हूँ हमेशा कि क्योंकि ये वाला जो सिलेबस रहता है, इससे भले ही आपको सक्सेस मिले ना मिले, लेकिन एक इतनी ज़्यादा नॉलेज मिलती है, इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज मिलती है कि हर एक इंडिविजुअल को मैं ये प्रेफरेंस करूँगी, ये प्रायोरिटीज़ के साथ ये रखूँगी कि अगर कोई भी मुझसे पूछने आएगा कि मैं किस फील्ड में जाऊँ, तो मैं ये कहूँगी कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, बट एक बार UPSC का सिलेबस ज़रूर पढ़ के देखना। ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है, एथिकल बनाता है, बहुत ही ज़्यादा अवेयर बनाता है। हर एक फील्ड में आप जो आसपास सिनेरियो चल रहा है, किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं, आपकी एक जो पर्सनल लाइफ रहती है से लेके पब्लिक लाइफ तक, आपको एक सेंट्रल से लेके सिविल, जो आपके सिविल या फिर जो सिटीजन्स रहते हैं उनको कनेक्ट करने का काम कराती है, जो हमारी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की एक पहचान बताती है। वो हमारा एक UPSC का सिलेबस एक तरीके से कह सकते हैं होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।